हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता क्लासेस। साथ रहेंगे सक्सेस तक। क्लास हो चुका है लाइव। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लें। आज के सेशन में क्या है आपके लिए खास। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएससी के लिए फिजिक्स का एक और बढ़िया सा टॉपिक, जहां पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो लास्ट क्लास में हमने आपको सबसे पहले पढ़ा दिया था ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, और उससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। तो आई होप आपने उससे रिलेटेड टॉपिक्स को घर पर रिवाइज किया होगा, और अगर आपको कहीं भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो बात करें अपने इस टॉपिक की, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके पेपर में क्वेश्चन जो बनते हैं वो बेसिक पॉइंटर्स से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो बेसिक पॉइंटर्स से बन सकता है, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है, तो वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन मेन फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप की होती है, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ क्या है, और साथ ही साथ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हमारे घर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है वो कैसे होती है, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट को, और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है, अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सारा का सारा खेल इसमें इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन्स इसमें किस रूप में पढ़े जाते हैं, चार्ज, आवेश के रूप में स्टडी किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात की जाए तो चार्ज किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस कराती है। डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज में कुछ बातें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से पॉइंटर्स। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से या फिर प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, तो ये जो है दो टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ठीक है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के आपके पास चार्जेस होता है। सेम चार्जेस एक दूसरे से हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर सेम चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हैं तो उनके बीच हमेशा होता है रिपल्सन, मीन्स एक दूसरे से प्रतिकर्षण दिखाते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस हो या फिर निगेटिव चार्जेस हो एक दूसरे से दूर भागते हैं अगर सेम है तो। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके बीच क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण। क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है, सर इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई होता है, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है भाई कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक। अच्छा, अब यहां से चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि सर स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट चार्ज की अगर बात करें, सबसे छोटा आवेश, तो आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या आया, Q इक्वल्स टू ई,
मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? बस चार्ज के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप का होता है। सेम चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE होता है और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है? Q इक्वल्स टू E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, इतने पॉइंटर्स आप अच्छे से याद रखेंगे, 5 पॉइंट। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आता है आपके पास नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। तो अभी ये चार्ज क्या था? रखा हुआ था हमारे पास, हमने चार्ज को जाना। अब चार्ज अगर फ्लो करने लगे, बहने लगे, तो उसे ही हम करंट कह देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो आवेश जिस स्पीड से टाइम के साथ फ्लो कर रहा है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। जैसे ये मेरे पास वायर है, मान लीजिए इसके दो सिरे हैं ए और बी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जब आवेश प्रवाहित होने लगता है किसी वायर में, तो हम कहते हैं कि उसमें करंट फ्लो कर रही है। तो करंट का फॉर्मूला क्या बना? I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट के? या तो कूलाम पर सेकेंड या फिर हम इसको कहते हैं एम्पियर। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। इसको मेजर किस डिवाइस से करते हैं? करंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अमीटर। ठीक है, अमीटर से हम इसको मेजर कर लेते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप की होती है? तो भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है भाई, अब इन दोनों में क्या अंतर है उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अल्टरनेटिंग करंट AC और डायरेक्ट करंट DC, तो इनका समय के साथ जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये आपको पूरा क्लियर विजन दे देते हैं। वोल्टेज या करंट का ग्राफ जब आप टाइम के साथ यहां बनाएंगे और इधर बनाएंगे, तो यहां पर जो आपको वेव मिलती है यानी कि करंट फ्लो करती है, तो वो साइनोसॉइडल वेव के रूप में करती है, लाइक दिस। लेकिन यहां पर करंट ऐसे चलती है, लाइक दिस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन दोनों ही लगातार क्या होते रहते हैं? वेरी करते रहते हैं। लगातार परिमाण और दिशा दोनों ही चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप डीसी की बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो उसमें आपको साफ साफ ग्राफ से दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा, डायरेक्शन दोनों ही क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, मींस नियत, वो नहीं बदलते। ठीक है, तो एसी में हमने क्या देखा कि करंट का मैग्नीट्यूड और वैल्यू लगातार बदल रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है, बट डीसी में नहीं। डीसी में जितना फिक्स दे दोगे उतना ही जाएगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट करंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है और एसी, तो भाई बताइए जरा, अल्टरनेटिंग करंट आप कहाँ देखते हैं और डायरेक्ट करंट कहाँ देखने को मिलती है? बोलो भाई, एसी और डीसी आप अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं?
ट्रांसफॉर्मर में, घर में और डीसी कहाँ देखने को मिलती है? डायरेक्ट करंट। एनीवन? ओके बिल्कुल। देखो, आपके घर में जो पावर हाउस से सप्लाई आती है, आपके घर में जो पावर हाउस से सप्लाई आती है वो सारी के सारी एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन वहीं पर डायरेक्ट करंट की बात करें तो जितने भी आप सेल देखते हैं, जितने भी आप बैटरीज देखते हैं, वो सब डीसी होती है। सेल, बैटरी, रेलवे भी डीसी का ही यूज करता है। ठीक है, तो ये आपके सीधा सा एग्जांपल बन के डायरेक्ट करंट के, तो ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सेल और बैटरी हो गए, उधर होम सप्लाई हो गई, ये आपका आंसर है। अब यहाँ से कभी कभी एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, कहते हैं सर ये बताइए, अगर हम कहीं पर 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं और 220 वोल्ट का ही डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, तो इन दोनों में कौन ज्यादा डेंजरस है? बताइए। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ओके, ज्यादातर आंसर डायरेक्ट करंट आए, एक आंसर एसी आया है और राइट आंसर एसी है भाई। एसी ज्यादा डेंजरस होता है डीसी के कंपैरिजन में। डीसी आपको जब मिलती है ना, तो वो 220 वोल्ट का मतलब 220 ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। और ये जो 220 वोल्ट का मतलब है, ये आपकी आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और अगर आप इसका पीक निकालने जाओगे ना, ये पीक वी नॉट, या फिर इधर, तो ये आपका आता है पीक वी नॉट इक्वल्स टू √2 इंटू वी आर एम एस। यानी कि 220 में √2 का और मल्टीप्लाई कराओ तो ये आसपास बनती है 300 वोल्ट। इसीलिए एसी ज्यादा डेंजरस होती है एज कंपेयर टू डीसी। ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। उससे पहले यहां तक आपको क्लियर है? किसी को डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं? सबसे पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझाया क्या होता है, फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की, फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझा, उसकी प्रॉपर्टीज और करंट के टाइप्स। तो यहां तक किसी का भी अगर क्वेश्चन है या आपको कहीं भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो बता दो भाई। तो रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध। ओके, क्लियर है? चलिए, तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। देखो, ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। रेजिस्टेंस का काम है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, ये पहली बात, ये भी प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल से होकर फ्लो होने वाली करंट के फ्लो का अपोज करती है। क्या करती है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उससे होकर गुजरने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। अब ये कैसे फ्लो का अपोज करता है वो देख लीजिए। जैसे आपने कभी भी देखा है ना, आप रबड़ आपके घर में होगी तो आप उससे क्या करते हैं? गार्डनिंग करते हैं या छत पे पानी डालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आप जनरली जब कभी भी रबड़ लेकर पानी डाल रहे होते हैं, तो कभी कभी आपने किया होगा कि उसके आगे आप हाथ लगा लेते हैं जिससे कि उसका प्रेशर ज्यादा आए। ऐसा करते हैं ना, या रबड़ को आगे से दबा देते हैं जिससे कि प्रेशर ज्यादा आए। ये सारे काम आप करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे पानी की क्वांटिटी तो कम नहीं होती, बट पानी का फ्लो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। होता है ना ऐसा? यही सेम काम रेजिस्टेंस करते हैं करंट के साथ। रेजिस्टेंस का काम है करंट की वैल्यू को नहीं कम करते, ये बात हमेशा याद रखते हैं, सिर्फ करंट के फ्लो को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। जैसे मान लो ए से बी तक एक मेटल है, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है।
मान लो मैंने यहाँ ए सिरे पर 5 एम्पियर का करंट दिया है, तो आप ये मत कह देना कि बी पर 5 से कम पहुंचेगी, नहीं। इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर ही पहुंचेगी, बस इसके फ्लो का अपोज करेगा, जिससे एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाती है। बाकी करंट की वैल्यू कम ज्यादा नहीं होती, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, तो अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले वगैरह की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस का सीधा सा फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इसका यूनिट क्या होता है भाई? यूनिट होता है इसका ओम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस होता है आर, ये इसका सिंबल है। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सर यहाँ पर फॉर्मूले से साफ साफ दिख रहा है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। सेकंड, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। और थर्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। तीन चीजों पर यह डिपेंडेंसी अपनी दिखाता है। यहां से कभी कभी आपका एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है, वो देख लेते हैं। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक, तो देखो रेजिस्टिविटी से तो क्वेश्चन नहीं आता है, इसको तो ऐसे ही हटा दो। लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आप ये रिलेशन बना सकते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। और इसी तरह से यहाँ पर R1/R2 इक्वल्स टू A2/A1। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अब क्वेश्चन कैसा आ गया? मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि एक वायर है जिसकी पहले लंबाई थी 10 मीटर और तब उसका रेजिस्टेंस था 15 ओम। अब हमने लंबाई को कर दिया है कितना? 25 मीटर। तो नया रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? तो चलो भाई सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। बोलो भाई। क्या होगा आंसर? 37.5। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। R1 आपको 15 दे रखा है, R2 आपको पता नहीं, L1 आपके पास 10 है, तो ये हो गया 25। अब आप यहाँ से R2 निकाल लीजिए। R2 इक्वल्स टू 15 इंटू 25/10। तो बस ये हो गया 2, ये हो गया 3, 75/2 यानी कि R2 आ गया 37.5 ओम। बिल्कुल क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? बताइए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा कर दिया जाए
तो रेजिस्टेंस कितना, के डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ये भी आधा हो जाता, बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भैया कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधा सा आंसर है। क्लियर? तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे ना पेपर में आराम से। लेंथ और एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं? जल्दी से बता दो भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं, जो रेजिस्टिविटी आपको पीछे हमने वर्ड यूज किया था वो क्या होती है उसको समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या होती है। तो हमसे किसी ने पूछा सर बताइए रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का ही एक छोटा सा रूप है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है जिसकी लंबाई ए से बी तक है, ठीक है। अब ये पूरा वायर जितने करंट का फ्लो का अपोज करेगा वो उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना, यही तो हमने आपको बताया। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? वो कहती है कि अगर किसी मटेरियल में पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया कितना करंट वो अपोज कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ का वो गुण है जो ये बताती है कि वो पदार्थ प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितने करंट का अपोज या विरोध कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम वायर में यूनिट भाग कट कर ले, मान लो ये यूनिट पार्ट है, तो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया पर कितना करंट वो अपोज कर पा रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, उसका रेजिस्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, यूनिट आ सकता है, तो यूनिट प्लीज याद रखिएगा। यूनिट होती है इसकी ओम, मीटर। फिर आता है एक क्वेश्चन और कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो भाई रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, कौन कौन से? नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति, और टेम्परेचर। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा है तापमान, ठीक है। टेम्परेचर की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां से आपके दो ट्रिक क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला, सर अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, और आप अभी अभी ये पढ़ा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रतिरोध भी तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है इनडायरेक्टली। ओके, ये पॉइंट अच्छे से याद रखेगा। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है? ओनली फॉर कंडक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थों के लिए। ये कभी भी सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर इन सब पे काम नहीं करते। क्लियर पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा दिमाग में, ये कंडक्टर्स के लिए काम करते हैं। दूसरा ट्रिक क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा ट्रिक क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर मैं आपको एक लोहे का रॉड दे दूं, एक कॉपर का रॉड दे दूं, एक प्लास्टिक का रॉड दे दें, और एक मान लीजिए सिल्वर, चांदी का रॉड दे दें, तो इन चारों में आपको बताना है मैक्सिमम रेजिस्टिविटी किसका होगा।
अधिकतम प्रतिरोधकता किसकी होगी और मिनिमम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? न्यूनतम प्रतिरोधकता किसकी होगी? बताइए भाई। अभी अभी आपको पढ़ाया है कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो आपको बताना है मैक्सिमम किसका और मिनिमम किसका। बोलो भाई। प्लास्टिक का मिनिमम होगा और मैक्सिमम किसका होगा भाई? फिर आयरन का मैक्सिमम होगा, कॉपर का मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, देखो देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपनी आसान सा। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी का मतलब है कि करंट के फ्लो का अपोज करना, है ना? करंट के फ्लो का अपोज करना, विरोध करना। तो इनमें से कौन करंट के फ्लो का सबसे ज्यादा अपोज करेगी? तो उसी का तो मैक्सिमम रेजिस्टिविटी होगा ना। तो प्लास्टिक। भैया कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैक्सिमम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक सबसे ज्यादा करंट का अपोज करेगा, इतना ज्यादा कि करंट फ्लो ही नहीं होगी उसमें। क्लियर? वहीं पर मिनिमम किसका हो जाएगा? जो सबसे अच्छा चालक होगा, कंडक्टर। तो वो कौन है? सिल्वर, चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है। तो जब ये सबसे अच्छा चालक है तो सीधा सा आंसर हो गया सिल्वर। क्लियर है भाई? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मिनिमम रेजिस्टिविटी हो गई सिल्वर की और मैक्सिमम हो गई प्लास्टिक की, क्योंकि हम रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं, कंडक्टिविटी नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, कौन कितना अच्छा चालक है। तो आप सिल्वर मैक्सिमम है और प्लास्टिक मिनिमम है। लेकिन हमने रेजिस्टिविटी पूछा है, कौन सबसे अच्छा विरोध करेगा। तो प्लास्टिक मैक्सिमम और सिल्वर मिनिमम। ठीक है? अब मत कंफ्यूज होना भाई। ठीक? तो कंडक्टिविटी क्या कहती है? ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है, 1/2। यहां से कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, सिर्फ इसका यूनिट याद कर लीजिए। ओम का उल्टा होता है मो। ठीक? ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो भाई ओम का उल्टा मो होता है, और इसका काम भी उल्टा होता है। वो कहता है करंट के फ्लो का अपोज करो, ये कहता है तुम कितना करंट फ्लो करा सकते हो, हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है भाई? तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब मान लो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस लगाने, ऐड करने। तो रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो मेथड होते हैं। जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगाते हैं तो उसको जोड़ने के दो मेथड होते हैं। एक सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम में, और दूसरा पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन को सर पहचानते कैसे हैं? बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। सीरीज कनेक्शन को पहचानने का तरीका यह है कि सर जितने भी रेजिस्टेंस जुड़ेंगे वो एक ही वायर में जुड़े होंगे, वायर नहीं टूटा होगा कहीं से भी। जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए ए से बी तक मैंने कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दिए। क्या यहाँ पर वायर आपको दूसरा कोई दिख रहा है? नहीं ना, एक ही वायर है पूरा का पूरा। तो ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है आपके पास R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो जब ये सारे के सारे एक ही वायर में जुड़े हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, सिंपली सबको ऐड कर दीजिए उठाकर बस। एंड सो ऑन। तो अगर जितने भी एक ही वायर में जुड़े होते हैं वो सब सिंपली ऐड हो जाते हैं।
तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है वो हमेशा ग्रेटर देन आता है इंडिविजुअल से। मतलब जिनका जो टोटल आएगा वो इन सभी रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। ठीक है, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। और सीरीज कनेक्शन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट रहती है। करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है भाई, ये आपको अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। फिर आता है आपके पास सेकंड कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, समांतर क्रम। इसको पहचानने का तरीका है कि वायर आगे जाकर ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं और तीनों अलग अलग वायर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायर आके ब्रेक हो गया 3 भाग में, और जहां वायर ब्रेक हो जाएगा वहीं पर हम क्या कह देंगे, पैरेलल कनेक्शन है। तो ये पैरेलल कनेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? 1/r इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है भाई? यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज नियत रहता है। और इस कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा इन सभी रेजिस्टेंस से छोटा आता है। ओके, ये आपको सीधा सा पॉइंट यहां से क्लियर रखना है एकदम दिमाग में। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। एक वायर है, ये है 2 ओम, 4 ओम, ये 6 ओम। ठीक, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बताइए भाई कितना होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत बड़ा या हैवी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है, छोटा क्वेश्चन बनेगा तो कभी कभी बनेगा। टोटल कितना आएगा भाई, जल्दी से बताओ। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। पैरेलल सीरीज आराम से देख लेना तब बताना सॉल्व करके। देखो करने का तरीका बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या है, जो भी पूछा जाए वहां से चलना स्टार्ट कर दो। एक कॉर्नर से हम ए से चलना स्टार्ट किए। मान लो ए पर हमारे पास छोटू है, छोटू सर ने कहा चलो भाई। तो छोटू चल रहा था ए पर अच्छे से चलते चलते। छोटू जैसे ही यहाँ पहुंचा, छोटू ने कहा सर मेरे पास 2 रास्ते हैं, जहां कहीं भी रास्ते डिवाइड हो जाए तो मतलब वहां पैरेलल कनेक्शन है। मींस ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड है तो पहले इनका रिजल्टेंट निकाल लो। इनका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4। तो ये एलसीएम ले लो 4, ये बना 2 प्लस 1 यानी कि 3/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये 1/r की वैल्यू है, हमें तो r निकालना है। तो r क्या हो जाएगा? 4/3 ओ। ये सिर्फ पैरेलल कनेक्शन वाला इसका सॉल्यूशन आ गया। अब क्या होगा, अब जो इसका रिजल्टेंट आया है वो इसके साथ कैसा है? तब तो सर एक ही वायर में है, इसका मतलब ये सीरीज हो गया। तो अब जो आपका टोटल आर निकलेगा वो निकलेगा 4/3 प्लस 6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 18, 4 22 on 3, 7 पॉइंट, ये आपका बन गया 3। तो 7.33 आपका सीधा सा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? तो कितना सिंपल सा था, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
सीरीज कनेक्शन में तो आप आसानी से जोड़ लोगे, पैरेलल में 1/r जो आता है उसको एक बार उल्टा जरूर कर लेना। पता चला आप 3/4 ही सही कराए ना, उसको रिवर्स जरूर करिएगा क्योंकि ये 1/r की वैल्यू आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने जब चलना चालू किया तो इस सी पॉइंट पर आते ही हमने देखा कि दो वायर हमारे टूट चुके हैं। वायर जैसे ही टूटते हैं मतलब वहां पैरेलल कनेक्शन, तो 2 और 4 को पैरेलल जोड़ दिया, 1/2 1/4, आंसर आया 3/4। लेकिन ये 1/r की वैल्यू है, r की वैल्यू निकलेगी तो उसको उल्टा कर दीजिए, 4/3। अब ये जो इसका रिजल्टेंट है वो इसके साथ कैसा होगा, सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने के लिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4/3 + 6, आंसर आ गया 22/3, 7.33। ये आपका सीधा सा आंसर बन गया। ठीक है भाई, तो आई होप आप सीरीज और पैरेलल को धीरे धीरे पहचानना सीख रहे हैं। फिगर ना देकर कभी कभी सिर्फ वैल्यू लिखकर दे देते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, 3 रेजिस्टेंस connected in parallel, find total resistance। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि 3 रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं और तीनों में से सबका रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो आपसे पूछा कि बताओ भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ करना ही नहीं, अब तो आपको पहचानना है कुछ है ही नहीं, आपको तो दे ही दिया कि तीनों पैरेलल है, तो 3 रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल, तो कैसे जोड़ेंगे भाई, 1/5 + 1/5 + 1/5 बना 3/5। तो ये क्या है, 1/r की वैल्यू है, तो r कितना, 5/3, तो ये कितना बन गया भाई, 1.66 ओम। क्लियर, तो ये हो गया आपका सीधा सा आंसर। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस आपको सीरीज और पैरेलल का रिलेशन आना चाहिए कि सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं और पैरेलल में 1/, के फॉर्म में जोड़ते हैं, बस इतना सा। ओके भाई, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में, ओम का नियम। तो यहां से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान से समझना। पहला, ओम का नियम किस पर लागू होता है, ओनली फॉर कंडक्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थों पर ही लागू होता है और किसी पर नहीं। ठीक है। दूसरा, ओम का नियम कहता क्या है, ओम का नियम कहता है अगर सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, मतलब अगर कहीं पर भी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको ना बदला जा रहा हो, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लो करने वाली करंट उसके वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी भी सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है अगर सारी भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, फिक्स रहे। ठीक है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब आप ना बदलें तो ये हो गया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आपको पता है जब कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो यहां पर हमने कांस्टेंट लगा दिया R। तो R क्या है, वो एक कांस्टेंट है जिसके बारे में आप पीछे पढ़कर आ चुके हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो यहाँ पर वो एज अ कांस्टेंट यूज किया जाता है। क्लियर भाई, तो अब यहां से आपके बनते हैं बढ़िया क्वेश्चन। पहला कि भाई ओम के नियम का ग्राफ कैसा बनता है, तो जब आप VI ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज करंट के बीच ग्राफ, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है, V = IR। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट लाइन स्लोप आपको मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन,
कहते हैं सर ये जो V इक्वल्स टू आई आर आपने अभी पढ़ाया है, यहाँ पर R जो कि एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, एज अ कांस्टेंट यूज हुआ है, नियतांक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो बताइए कि R डिपेंड किस पर कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं वोल्टेज पर, करंट पर, दोनों पर, या फिर किसी पर नहीं। तो चलो भाई देखिए आंसर बताइए। ओम्स लॉ का डेफिनेशन दिखाते हैं, ये लो भाई। ओम्स लॉ का डेफिनेशन कहता है कि अगर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हैं तो किसी सर्किट में फ्लो करने वाली करंट उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए भाई यहाँ पर आंसर बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अभिषेक का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही। और बताओ भाई। हिमांशु बिल्कुल करेक्ट। बाकी लोग जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर। फॉर्मूला आपके सामने है, V इक्वल्स टू आई आर। आर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो राइट आंसर है नन ऑफ देम। करंट और वोल्टेज इनमें से किसी पर भी आर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आर यहाँ पर एक कांस्टेंट है। आर किस पर डिपेंड करता है आपको पीछे पढ़ाकर आ चुके हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसके अलावा आर किसी और पर डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट आया है, इसलिए ना ही वोल्टेज पर डिपेंडेंसी है ना ही करंट पर। आप वोल्टेज चाहे जितना बढ़ा घटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट चाहे जितना बढ़ाएं या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो ऐसे ट्रिक क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आंसर याद रखिएगा बढ़िया से। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं? रेजिस्टेंस हमने जान लिया है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है। किसी को यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछो भाई। बोलो जल्दी जल्दी से। क्लियर है भाई? बताओ फटाफट। ओके क्लियर, आगे चलें। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल के बारे में। यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सर सेल जो है वो कैसा डिवाइस है? तो हमने कहा भैया सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को यानी कि रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है भाई? उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, वो कहलाता है सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं वो यूज एंड थ्रो के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। मतलब प्रयोग करिए, केमिकल एनर्जी खत्म हो जाए, फेंक दीजिए। इन्हें आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें दोबारा चार्ज करके यूज नहीं किया जा सकता। जैसे आप अपने घर में देखते हैं ना, घड़ी का सेल आ गया, रिमोट का सेल हो गया, ये सारे के सारे प्राइमरी होते हैं। इसमें एग्जांपल आपसे पेपर में पूछे तो वोल्टेज, डेनियल, लेक्लांसे, मर्क्यूरी सेल, ये सब के सब आपके प्राइमरी सेल होता है। वहीं सेकेंडरी सेल की बात करें, द्वितीयक सेल, तो इन्हें आप बार बार यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये क्या है, ये आपके
चार्ज किए जा सकते हैं, चार्जेबल है, खत्म हुए चार्ज कर लीजिए, दोबारा यूज करिए। तो एक लॉन्ग टर्म में आप इनका यूज कर सकते हैं। या आपके अल्कलाइन मटेरियल से बनने वाले सेल जनरली यही होते हैं। इन्हीं सेल का यूज करके बैटरियां बनाई जाती है, क्योंकि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है, एक छोटा सा अंतर होता है, जहां पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट होती है उसे सेल कह देते हैं, और जब कई सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं उसे हम बैटरी कह देते हैं। तो कई सारे सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। बस यही एक छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सेल जो है धूप में रख दो चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। एक्चुअल में होता क्या है कि टेम्परेचर की वजह से वहां पर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स जो हैं वो जैसे सरफेस से चिपके रह जाते हैं, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद उनके कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो थोड़ी देर और चल जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है कि धूप में रखने से सेल चार्ज हो जाता है। ऐसा होता तो सारे सेल धूप में रख रख के ना कर देते भाई, ठीक है। हाँ, रिस्ट वॉच में भी आपका सेल होता है, छोटा सा सर्कुलर पड़ता है उसके अंदर, तो वो भी आपके क्या होते हैं, प्राइमरी सेल में ही आते हैं। वो भी जब खत्म हो जाते हैं तो आपको नए डलवाने पड़ते हैं, ठीक है। अब तो स्मार्ट वॉच आ गई है, तो वो सब सेकेंडरी सेल वाली हैं, जो कि आपको चार्ज करनी पड़ती हैं। क्लियर। तो ये होता है छोटा सा अंतर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच में। क्लियर भाई। और जब कई सारे सेल मिल जाते हैं तो बैटरी फॉर्म हो जाती है वहां पर। अब आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई की अगर बात करें तो आपके घर में जो सप्लाई आती है वो किस तरह की आती है, वो यहाँ पर आपको जरा समझना है अच्छे से। आपके घर में जो करंट आता है वो तो आपको पता है एसी आता है। वोल्टेज किस रेंज में आता है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट आता है। ये आपके घर में आता है, इंडिया में ये स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है। अब आपके घर में जो वायरिंग होती है वो किस टाइप की होती है, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। आप अपने घर में जो वायरिंग कराते हैं वो कैसा कनेक्शन कराते हैं भाई, बोलो। सीरीज कनेक्शन कराते हैं या पैरेलल? बताइए भाई। बिल्कुल सही, आप अपने घर में हमेशा कराते हैं पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन आप कभी नहीं कराते अपने घर में, पैरेलल कराते हैं। क्योंकि सीरीज कनेक्शन कहाँ होते हैं, जहां एक दूसरे पर सारे डिपेंड होते हैं। एक बंद तो सारे बंद। जैसे आप दिवाली में वो जो झालर लगाते हैं, है ना, लाइटनिंग वाली, तो उसमें अगर ऊपर का एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी झालर बंद हो जाती है। वो सीरीज कनेक्शन है। आपके घर में ऐसा नहीं, आप जिसका स्विच ऑन करते हो वो चलता है, जिसका नहीं करते वो नहीं चलता। तो आपके घर में पैरेलल कनेक्शन होता है। वायर आपके घर में कितने टाइप के यूज होते हैं, तीन। एक होता है आपका लाइव वायर, जो कि कैसा होता है भाई, पॉजिटिव साइन उसको दिया जाता है और ये एनर्जी को लेकर आता है। चार्ज या एनर्जी को आपके घर में लेकर आता है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल वो होते हैं जो कि नेगेटिव कहे जाते हैं और ये डिस्चार्ज को लेकर वापस जाते हैं। और तीसरा आता है अर्थ वायर। अर्थ वायर जो होते हैं वो लीकेज करंट को अर्थिंग में भेज देते हैं। लीकेज करंट अगर है तो उसको अर्थ में भेजने का काम करते हैं। इंडिया में लाइव वायर का स्टैंडर्ड कलर है रेड, न्यूट्रल वायर का स्टैंडर्ड कलर है ब्लैक और अर्थ वायर का है ग्रीन। आपने देखा होगा कि आपके जो स्विच बोर्ड में स्विच जब आप लगाने चाहते हैं तो उसमें तीन होल ऐसे होते हैं, और आप जो स्विच यूज करते हैं उसमें ये ऊपर वाला होल बहुत लंबा होता है पिन, और बाकी दोनों सेम लेंथ के होते हैं। ये ऊपर वाला लंबा क्यों होता है, क्योंकि ये होता है अर्थ वायर से जुड़ा।
और इसमें से एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल। तो ये इसलिए बड़ा बनाया जाता है कि इसको सबसे पहले स्विच के अंदर डाला जाए, जिससे कि अगर हमारे स्विच बोर्ड में कहीं पर भी करंट का लीकेज है तो ये उसको अपने अंदर लेकर अर्थिंग में भेज दे, जिससे कि ये लीकेज करंट हमारे अप्लायंसेस तक ना पहुंचे और वो खराब ना हो। ये काम होता है अर्थ वायर का। ठीक है भाई, तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। पहला, हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होती है। वायरिंग हम अपने आप पैरेलल कनेक्शन कराते हैं। 3 टाइप के वायर आते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव का काम है चार्ज या एनर्जी को लाना और ये रेड कलर का होता है। न्यूट्रल ब्लैक, डिस्चार्ज को ले जाना। और अर्थ वायर में आपका ग्रीन कलर है जो कि लीकेज करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है क्या, वो है आपका शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट, तो आंसर क्या है? आप अक्सर न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में देखते हैं ना कि यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, और आग का कारण क्या बताया जाता है? शॉर्ट सर्किट हो गया। पढ़ते हैं ना ऐसा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तो ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, सर्किट का शॉर्ट हो जाना। ठीक, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे आपको पता है लाइव वायर आपके घर में लेकर आता है चार्ज और न्यूट्रल लेकर जाता है डिस्चार्ज। लेकिन गलती से लाइव और न्यूट्रल की अगर दोस्ती हो जाए, अगर गलती से लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाए तो वही कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट की। ठीक है, जैसे देखो, इमेजिन करो, ये मान लो पावर हाउस है, यहां से लाइव वायर से आपको एनर्जी दी जा रही है। ये लाइव वायर है और ये आपका घर है। यहाँ पर आपको आराम से क्या है कि भाई आ रही है लाइन, और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो न्यूट्रल वायर इसको लेकर चला जाता है। ठीक है, न्यूट्रल इसको लेकर चला जाता है डिस्चार्ज को। अब दिक्कत कब होती है? ये है कंप्लीट सर्किट। ठीक, दिक्कत तब होती है जब गलती से लाइव वायर टूट जाए और वो न्यूट्रल से डायरेक्ट टच हो जाए, तो ये कंडीशन होती है शॉर्ट सर्किट की। तो लाइव वायर जो चार्जेस, जो एनर्जी लेकर आपके घर तक आ रहा था, वो एनर्जी अब न्यूट्रल को मिलने लगेगी और न्यूट्रल वही एनर्जी लेकर वापस चलने लगेगा, जिससे कि न्यूट्रल से वो एनर्जी संभलती है नहीं, और वो सारी के सारी एनर्जी की वजह से उसमें स्पार्क हो जाए होता है, और वो स्पार्क की वजह से वहां पर आग लग जाती है। इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो जब लाइव और न्यूट्रल आपस में मिल जाते हैं गलती से, तो ही वहां पर स्पार्क जनरेट होता है और शॉर्ट सर्किट होता है। आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि किसी को शॉक देना होता है तो उसको पहले डराते हैं, 2 वायर लेकर उसके सामने खड़े होते हैं, दोनों वायर ऐसे ऐसे टच कराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है। वही होता है शॉर्ट सर्किट। अगर दोनों वायर को थोड़ी देर टच करा दो तो वही शॉर्ट सर्किट होता है। क्लियर भाई? तो इसे कहते हैं सिंपल सा शॉर्ट सर्किट, यानी कि सर्किट का छोटा हो जाना। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है फ्यूज। फ्यूज एक ऐसा मटेरियल जो एक्सेस करंट या वोल्टेज के केस में ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ब्रेक करके हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। इन केस ऑफ एक्सेस करंट और वोल्टेज, ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट by melting itself।
ठीक है भाई, अपने आप को मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर लेता है जब एक्सेस करंट या वोल्टेज आता है। फ्यूज जो होते हैं वो एक एलॉय होते हैं, मिश्र धातुएं होती हैं, किससे बनी होती हैं? लेड और टिन की बनी हुई मिश्र धातुएं होती हैं। इनमें हमेशा दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है कि इनका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रतिरोध, वो हाई होना चाहिए और इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होना चाहिए, जिससे कि एक्सेस करंट या वोल्टेज के केस में आसानी से मेल्ट हो जाए और सर्किट को ब्रेक करके हमारे अप्लायंसेस को खराब होने से बचा लें। ये इनका सीधा सा काम होता है। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको क्लियर है? किसी को डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं? अभी पूछ लो भाई। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फ्यूज कैसे काम करते हैं, ये सारी ही चीजें। ओके, सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई किस तरह से हो रही है, सारी चीजें क्लियर है भाई? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में आपके इतने कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी थे, वो हमने आपको यहाँ पर सिखा दिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें हम आपको दे देंगे, तो उन्हें एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म, तो अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है भाई किसी का? तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।